गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास के जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, जो पिछला वीडियो भी आपने देखा है फर्स्ट भाग में, उसमें हमने शुरुआत की है 10th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस की, जिसमें हमने पहली जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी सिलेबस की एक्सरसाइज फर्स्ट जो हमारी है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में हमने पहले पार्ट में वास्तविक संख्याओं के जितने भी प्रकार है, मैंने कहा था वास्तविक संख्याएं मुख्यतः उनमें दो पार्ट्स होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्याएं आगे जाकर हम उनको अलग अलग नाम दिया, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं, और उसके बाद हमें मिलती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। वो सब चीज़ें हमने वीडियो फर्स्ट में पढ़ी है। अब हमारी एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी एक्सरसाइज है प्रश्नावली, इसकी बात करते हैं हम। तो इसमें क्या है, हम इसमें क्या सीखेंगे, हम इसमें कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है या मैं कहूँ 3 हैं, उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्त्य, ये ज्ञात करना सीखेंगे। और ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पहला जो मेथड है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसी मेथड का दूसरा जो नाम है वो है कलन विधि। क्या नाम है बेटा? कलन विधि, इसी मेथड का दूसरा नाम है। और सेकंड जो प्रकार है वो है आधारभूत अंकगणित प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना, जो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये क्या है, किस प्रकार से काम करती है, और इससे क्या एलसीएम ज्ञात किया जाएगा या एचसीएफ, वो सारा हम ध्यान देते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा केवल और केवल एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, केवल और केवल एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, मतलब मैं से ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाएगा बेटा? एचसीएफ, मतलब मैं से ज्ञात किया जाएगा। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, 10th बोर्ड में पहला ही सवाल पूछा जाता है, जो अपने बार 1-2 बार पूछा जा चुका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आप क्या समझते हैं, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तात्पर्य क्या है। इस प्रकार से अगर सवाल पूछा जाता है 1 नंबर में, तो उसका जो कथन दिया जाएगा ये आपसे कह देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन दीजिए, प्रकटित कीजिए। कथन प्रकथन एक ही बात है। तो वो कथन जो है कि इस प्रमेय का क्या रोल है, प्रमेय मतलब एक ऐसा कथन, सर आप बार बार प्रमेय थ्योरम बोल रहे हो, प्रमेय क्या है? प्रमेय जो है, प्रमेय एक ऐसा कथन होता है, प्रमेय जो शब्द है ये एक ऐसा कथन है जो पहले से सिद्ध हो रखा है, लेकिन वो उस कथन पर नियम जितने भी लागू होते हैं, वो नियम जिन जिन संख्याओं पर लागू होंगे उन सब के लिए वो सत्यापित किया जा सकता है, उन सब के लिए उसको प्रूफ किया जा सकता है। मतलब ये कथन जो भी लिखा हुआ है, इस कथन को अगर मैं कोई भी 2 संख्याओं पर लागू करूं और वो अगर प्रूफ हो जाती है, इसका मतलब ये प्रमेय ही हमारी, ये कथन जो है प्रमेय का रूप हो जाएगी। सत्य कथन हम इसको बोल सकते हैं, जो सिद्ध किया हुआ है सिद्धांतों से, बाय प्रैक्टिकल या बाय थ्योरी। आ रहा है समझ बेटा? तो चलते अपना डायरेक्ट, कम समय अपना लेते हैं, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस भी चलते हैं। सवाल अगर आ जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन दीजिए, तो क्या होता है देखिए आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यदि 2 धनात्मक मतलब प्लस वाले, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हुए हों, मतलब हमें 2 संख्याएं दी हुई रहेगी, पहले से हमें 2 संख्याएं दी हुई रहेगी, जिसमें एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, हो सकता है दोनों बराबर भी हो। तो इनमें 2 अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R, इनमें 2 अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R, अद्वितीय। सर ये अद्वितीय क्या है? द्वितीय का मतलब क्या होता है? सेकंड मतलब दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा, और अ लग गया, अगर लग गया इसका मतलब है कि वो नहीं का रूप ले लेगा। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं होगा तो सिर्फ क्या होगा? एक ही होगा। मतलब एक ऐसा मान आएगा, a और b अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है तो उनमें 2 संख्याएं ऐसी होगी जो केवल और केवल उनमें ही होगी, बाकी कुछ भी उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, वो 2 ही होगी। अद्वितीय मतलब केवल और केवल वही होना।
बाकी कुछ नहीं होना। तो दो अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि इस प्रकार मतलब उनमें एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा। वो क्या संबंध होगा, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मतलब हमें जो दो संख्याएं दी जाएगी उनमें अगर छोटी संख्या का बड़ी संख्या में मैं भाग करूं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, एक तो भाजक और एक भाज्य। भाजक का जब भाज्य में भाग करते हैं तो भागफल और शेषफल आया नहीं आता छोटी क्लासों में। तो भागफल और शेषफल को वापस हम क्या करें, भाजक से भागफल को गुणा करके शेषफल जोड़ दें तो वापस भाज्य प्राप्त किया जा सकता है। इसी कथन को मैं क्या कहूँगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहूँगा। इसी कथन को मैं क्या कहूँगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहूँगा। तो जब भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन पूछा जाए तो ये पूरा लिखना है, यहाँ तक का पूरा जो मैंने लिखा है पूरा पोर्शन। अब क्या है, क्या रिलेशन होता है, मैंने भाज्य और भाजक को ए और बी मान लिया, ए और बी मान लिया, ठीक है बेटा। भाज्य हमारा ए है, भाजक बी है, क्यू मेरा भागफल हो जाएगा और आर शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है बेटा। तो इनमें रिलेशन जो होता है देखो, भाज्य बराबर भाजक बी इंटू क्यू मतलब भागफल प्लस शेषफल। इसी को मैंने इंग्लिश फॉर्म में चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। हमें अब ये काम में लेनी 10th में, ये छोटी क्लासों में थी, 10th में ये काम में लेनी है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, भाजक का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और शेषफल जो हमारा आर होता है वो 0 या 0 से बड़ा और भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होना चाहिए। आया बेटा समझ में यहाँ तक? रोक दिया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके मैं इसको आपको प्रूफ करता हूँ सर ये क्या चीज़ है। देखो सपोज दैट जैसे मुझे 5 का भाग करना है 17 में, दो पूर्णांक ले लिए मैंने, 5 और 17 ले लिए। क्या क्या लिए बेटा, 5 और 17 ले लिए। तो अब 5 छोटा है 17 बड़ा है, तो 5 का मैं 17 में डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा सर, 3 बार जाएगा, 5 तिया 15 और 2 सर बच गया शेषफल। तो ये तो मेरा हो गया ए, ये वाला, और ये भाजक यानी कि बी, ये भाज्य, और ये भागफल यानी कि क्यू, और ये रिमाइंडर आर शेषफल। इस फॉर्म को मैं अगर वापस चेंज करता हूँ कि जो 17 मेरा आया है, 5 को अगर मैं गुणा कर दूँ 3 से, 5 को यही करते थे, छोटे बच्चे थे तो चेक करते नहीं करते थे कि भाजक का भागफल से गुणा करते थे, प्लस शेषफल जोड़ दें, 2 को इसमें ऐड कर दें, तो वापस देखो 17 आ रहा है, 5 तिया 15, 15 2 17 वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। बस यही हमारा क्या है, पूरा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कथन है वो यही है। इसी प्रोसेस से हम क्या निकालना सीखेंगे, HCF ज्ञात करना सीखेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन आना चाहिए और उसके बाद हमें भाग करना आना चाहिए। आया बेटा समझ में? नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। हाँ, तो हम यूक्लिड विभाजन का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट सवाल है, अभी फिलहाल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, छोटा सवाल इसलिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF, मैंने कहा था यूक्लिड विभाजन से केवल और केवल HCF ही हम ज्ञात करेंगे, LCM नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है बेटा। तो HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सर आप तो परमे नाम ले रहे थे, एल्गोरिथम बोल सकते हैं, परमे, थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हैं, का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ही हमें HCF ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF ज्ञात नहीं करना है। तो जैसे सपोज दैट कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, पहला सवाल लिया मैंने 135 और 225। मुझे 135 और 225 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। और किससे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बोर्ड पे दिखते जाएं, चुटकियों में करेंगे अपन, ठीक है बेटा, करते हैं। देखो, तो सबसे पहले जब भी हमें दो पूर्णांक दिए जाएं उनमें छोटा या बड़ा देखना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ 135 इज लेस देन 225। सर ये चिन्ह हमारे समझ में नहीं आता, बहुतों को कंफ्यूज है। तो अगर मुंह खुला है, क्या है, मुंह अगर खुला है तो वो बड़ी संख्या को इंडिकेट करेगा, और जो तिकोना मुंह बोले या बंद जो मुंह है वो छोटी संख्या को इंडिकेट करेगा। हमें इन चिन्हों को हमेशा
लेफ्ट साइड खड़े होके पढ़ना है, इधर ही खड़े होके पढ़ना है, अपने आप को यहाँ मानना है, वहाँ नहीं। ठीक है बेटा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं किस तरफ खड़ा हूँ, छोटे की तरफ या बड़े की तरफ? छोटे की तरफ। तो ये है हमारा लेस देन। क्या है? लेस देन, मतलब से छोटा। और ये मैं बड़े की तरफ खड़ा हूं तो ये है ग्रेटर देन। लिख लेना आप हिंदी में, वैसे दिख जाएगा साफ, से बड़ा। और ये लेस देन इक्वल टू, बराबर। नीचे जो एक लाइन खींची है ये बराबर को दिखाता है। इसमें तो है केवल बड़े या छोटे दोनों में। इसमें बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसमें बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, मतलब छोटा या बराबर, ये बड़ा या बराबर। ये से बड़ा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। ये इन चिन्हों का कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें लेफ्ट साइड में खड़े होकर अपने आप को यहाँ खड़े होकर समझना है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। फिर मान लो छोटे की तरफ खड़े हैं तो लेस देन, बड़े की तरफ खड़े हैं तो ग्रेटर देन। नाम अपने आप याद हो जाएगा आपको, ऐसे कंफ्यूजन रहता है इसको क्या कहें अपन, है ना बेटा? आ गया समझ में? चलो आ जाओ सवाल पे वापस। देखो तो यहाँ मैंने तुलना करी कि जो दो नंबर्स मेरे दिए गए हैं 135 और 225, इनमें 135 मेरा छोटा है, 225 बड़ा है। तुलना कर ली। अब जो छोटी संख्या होती है वो काम करेगी किसका? भाजक का, b का। और जो बड़ी संख्या होगी वो काम करेगी किसका? भाज्य यानी कि a का। आगे बेटा समझ में, कौन कौन संख्याएं किसका काम करेगी? बड़ी संख्या भाज्य a, छोटी संख्या भाजक b। क्लियर? चलते हैं आगे। उसने कहा जैसे ही संख्याओं का आप तुलना कर लो तो यूक्लिड विभाजन लगाओ, तो लगाते हैं। अतः यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम लिखना चाहो तो एल्गोरिथम लिख दो, परमे लिखना चाहो तो परमे लिख दो। परमे से क्या परमे है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b का मान 0 नहीं होना चाहिए और r का मान, देखो जब 3 की बात आती है, अब बीच में खड़े हैं हम, वो 2 की थी, अब बीच में खड़ा हूँ तो बीच में होके पढ़ना है मुझे। अगर R में बीच में खड़ा हूँ तो इधर से तो बड़े की तरफ खड़ा हूँ ना, 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा। देखो यहाँ खड़ा हूँ मैं बीच में, तो 0 से बड़ा या बराबर, बड़े की तरफ मुँह किसकी तरफ है? बड़े की तरफ है ये, तो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, मतलब जो शेषफल है वो या तो 0 आता है या 0 से बड़े आते हैं, लेकिन भाजक से हमेशा छोटे आते हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा? आगे बढ़े, चलो यूज करते हैं अपने। तो 225 में मैं डिवाइड करूँगा 135 का, यही बात है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? a भाज्य लिखेंगे, लिख दिया, बराबर का बराबर, और यहाँ b भाजक लिख दिया, इनटू q। q का मान कब आएगा? भाग करने पर आएगा। कितनी बार भाग जाएगा? भाग दे के देखते हैं। दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम में दोनों तरीके लिख सकते हैं, दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगे। ये मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी उधर साथ के साथ चल के बता रहे हैं। चेक कर लिया, 135 का डिवाइड करना है 225 में, कितनी बार जाएगा सर? एक बार जाएगा सर। क्या बच जाएगा? 0 और 12 में से 3 के 9, 90 बच जाएगा सर। तो कितनी बार गया? एक बार। जितनी बार जाता है वो गुणा में लिखा जाएगा, प्लस जो शेषफल बच जाएगा वो भागफल, शेषफल प्लस में लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब ये प्रोसेस, भाग देने वाला प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है। कब तक करना है? जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है। अब जो फर्स्ट लाइन है इसमें वापस बड़ी संख्या कौन सी है? 135, और शेषफल क्या है? 90। भाजक को भाज्य मान लेना है और शेषफल को भाजक मान लेना है। तो वापस 135 में हम डिवाइड करेंगे। ये काम कब तक करना है? जब तक कि शेषफल क्या नहीं हो जाए? 0 नहीं हो जाए। 90 का भाग करेंगे, देखते हैं कितनी बार जाता है। तो यही ये चलता रहेगा। 90 आ गया, अब 90 का वापस डिवाइड करेंगे किसमें? 135 में। कितनी बार जाएगा सर? एक बार। कितना बच जाएगा? 45 सर। एक बार गया और 45 शेषफल बच गया। वापस 90 में किसका डिवाइड करेंगे हम? 90 में वापस करेंगे 45 का। कितनी बार जाएगा? 45 दूनी 90, और शेषफल क्या आ गया? 0।
जीरो शेषफल हो गया मेरा। मतलब देखो पहले 135 का 225 में दिया, 90 शेषफल बचा, तो वापस इसका इस भाजक में ही हमें देना होता है। वापस मैंने इसमें 90 में दिया, देखो फिर 45 का देते हैं, जीरो आ गया शेषफल। यहाँ तक कोई दिक्कत? कब तक करना है? जब तक शेषफल जीरो नहीं होता है। किसका किस में देना है? पहले जो दो नंबर्स दिए हैं उनमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, फिर जो भाजक मेरा आ रहा है उसमें किसका, जो शेषफल बच रहा है। ये कब तक चलता है प्रोसेस? जब तक शेषफल जीरो नहीं हो जाता है। अब हमें एचसीएफ निकालना था, तो जैसे ही एचसीएफ जीरो आया, एचसीएफ जीरो किसका भाग देने पर आया? 45 का। एचसीएफ जीरो किसका भाग देने पर आया? 45 का। तो 45 ही मेरा एचसीएफ है। मतलब जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल जीरो हुआ है वही संख्या हमारी अभिष्ट में से होगी, एचसीएफ होगी। अगर बहुत ज़्यादा लाइन है तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभी छोटी संख्या बराबर यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, या यहाँ दो, यहाँ तीन आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तीन उत्तर या दो। तो समझने के लिए जो शेषफल जीरो आया है उससे ठीक ऊपर वाला शेषफल हमारा उत्तर होगा, क्योंकि उसी का भाग देने पर शेषफल जीरो हुआ है। ठीक है बेटा, ये सेकेंड स्टेप भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसका मैं लाइन जो है यहाँ लिख देता हूँ। अतः एचसीएफ ऑफ 135 और 225 इक्वल टू 45। आया समझ में बेटा? बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं डिफिकल्टी। कुछ भाग करना है, कब तक करना है? शेषफल जीरो नहीं हो जाए तब तक करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला, फिर मैं इसका सेकेंड में करूँगा क्योंकि वो एक ही लाइन में ख़त्म हो रहा है। थर्ड आप करेंगे और आपके होमवर्क के लिए होगा। आ गया समझ में? चलो इसी का सेकेंड लेते हैं। संख्या लिखिए 196 और 38,220। ये बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है, और एक बार जब पूछा गया तो वह 196 और 3820 का ही पूछा गया था। इसका एचसीएफ जब अपन निकालेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। क्या संख्या आई थी? 196 और 3820 ही पूछा था। इसमें 38,220 है, उसमें 3820 ही पूछा था। ध्यान रखना, ठीक है? कन्फ्यूजन वाला सवाल था ये। बच्चों को जिसने याद किया उसको डायरेक्ट 196 में लिख के आ गया था, जबकि है इसका कितना? 4 आएगा। इसका जब निकालेंगे कैसे निकलता देखिए, 196 और 38,220 का मुझे एचसीएफ निकालना है। पहला काम सर छोटी बड़ी चेक करेंगे। 196 छोटा है, 38,220 बड़ा है, लिख दिया। यहाँ 196 लेस देन है 38,220 से। जैसे ही पता चलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ b का मान 0 नहीं होना चाहिए और r का मान 0 से बड़ा या बराबर और भाज्य b से छोटा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? 38,220 हमारा भाज्य a का काम करेगा, बड़ी संख्या, बराबर 196 हमारा जो है वो किसका काम करेगा? भाजक b का काम करेगा। अब 196 का मुझे 38,220 में भाग करना है। 196 का 38,220 में मुझे क्या करना है? भाग करना है। यहीं कर देता हूँ सर, एक बार जाएगा सर, माइनस करेंगे अपन। 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 8, और 2 में से 1 जाएगा 186 बच जाएगा। क्या उतारूंगा मैं? 2 उतारूंगा। 1864 में 9 बार जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, मल्टीपल करके देख लेना। 196 को जब आप 9 से मल्टीपल करेंगे तो 1764 आएगा। क्या आएगा? 1764 आएगा। देखो 9 के 54, 9 9 81 और 5 86, 9 9 8 1764 हमारा आ जाएगा। माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8 बच जाएगा, और 15 में से 6 जाएगा 9 बच जाएगा। 0 उतारेंगे, इसमें पूरा 5 बार 980 में पूरा 5 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। पहले वाले में क्या देख रहे थे? पहले वाले में जब 135 का 225 में भाग दिया तो पूरा नहीं गया था। क्या बच गया था? 90 बच गया था, और 90 क्या बच गया था? शेषफल बच गया था। सर शेषफल यहाँ भी तो सर 1862 बचा है, बट 1862 बचा है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ संख्याएं थी, भाग हम दे सकते हैं। जब तक संख्याएं थी तब तक संख्या उतार के भाग पूरा देना पड़ेगा। 135 का जब दिया था तब हमारे पास संख्याएं नहीं थी बेटा। 1862 में जब दिया 2 उतार के तो 1764 9 बार, फिर 980 में 5 बार पूरा चला गया। मतलब एक ही बार में मेरा भाग खत्म हो गया। यहाँ शेषफल 0 आया है। अब वापस कंफ्यूज हो जाए, देखो लाइन में कंफ्यूज हो रहा है ना कि सर हमारा उत्तर 196 है या 195। सीधा सा वही लाइन
जब बहुत लंबा चले तब तो कंफ्यूज को दूर करने का तरीका क्या है कि जहाँ शेषफल 0 आता है उससे ठीक पहले वाला शेषफल हमारा क्या होगा, HCF होगा। या मैं कहूँ कि ऐसी संख्या जिसका भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है, तो किसका भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है, 196 का, तो 196 ही हमारा क्या होगा, अभिष्ट HCF होगा। अतः लिख दिया मैंने कि इसको जब इससे गुणा करूंगा तो वापस मुझे ये मिल जाएगा और इन दोनों का HCF फिर क्या हो जाएगा, 196। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 196 का भाग 38,220 में पूरा जा रहा है। HCF क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा जाना चाहिए। मैंने जो 196 निकाला है, इसका भाग 196 में कितने बार जाएगा, एक बार, और इसी का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 195 बार पूरा जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग पूरा जाता है, क्या कहलाता है बेटा, HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापरिवर्त्य, या मैं कहूँ मैस है, पै जिसको अपन बोलते हैं, कहलाता है। आया समझ में, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% 10th बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं, अभी इसको अच्छे से मिलाना है, अच्छे से समझना है। ओके बेटा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम ले रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ये हमें प्रूफ करके उसको बताना है। मतलब कोई भी विषम पूर्णांक, विषम मतलब क्या, विषम जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है बेटा, विषम संख्या। अब वो विषम संख्या किस रूप की होती है, वो किस रूप में लिखी जा सकती है, वो रूप हमें प्रूफ करके बताना है। वो कह रहा है कि क्या कब ऐसा हो सकता है, बहुत सारे रूप होंगे बट उनमें से कोई एक रूप हमें पूछ रहा है कि क्या उस विषम पूर्णांक को 6q+1 के रूप में लिख सकते हैं, 6q+3 के रूप में लिख सकते हैं, 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमें उसको प्रूफ करके बताना है। पूरा लैंग्वेज क्वेश्चन है, लैंग्वेज से ही हमें समझाना है। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। वही तरीका यूक्लिड यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन से देखो, हम यूक्लिड विभाजन अपन इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो जो धनात्मक पूर्णांक की जिसकी बात हो रही है वो हमारे पास है ही नहीं, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, a भाज्य, ठीक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम लिख लेना बेटा यहाँ पर, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक a है, क्या है बेटा, a है। अब ध्यान देना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है आपको। अगर ऐसे लैंग्वेजेस क्वेश्चंस आते हैं उसमें a तो मैं मान लूँगा, लेकिन b का जो मान होगा वो क्या होगा, जो q के आगे आपको दिया रहेगा ना, किसके आगे, q के आगे, जो q के आगे जो संख्या दी रहेगी वो हमें b माननी है, भाजक। समझ में आ रही है, क्या मानी है, b माननी है। तथा तब b बराबर 6 लेकर यूक्लिड विभाजन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन से। तो जब यूक्लिड विभाजन हम लगाएंगे क्या होती है, a बराबर bq+r, और जो हमारा r शेषफल होता है उसका मान b से छोटा, मतलब 6 से छोटा होगा। तो यहाँ देखो a तो मेरा a रहेगा, b का मान क्या मान लिया मैंने, 6q+r, और 0 लेस देन इक्वल टू 6 से छोटा होगा। इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, 6 से कम होगी। तो r के मान कितने होंगे, 0 से लेकर 5 तक, 6 से छोटे मतलब 5 तक, क्लियर। तो r के मान रख दो इसमें, अपने आप अपना उत्तर आ जाएगा। अब r बराबर पहले क्या ले लेंगे, 0 रखने पर। सोचने वाली बात नहीं सर आप 0 कहाँ से रख रहे हो, तो जो b के मान होते हैं ना 6 से कम, अगर 3 होता तो 0, 1, 2 रखते, 6 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखना है।
9 होता तो 8 तक रखना है, क्योंकि जो शेषफल होता है उसकी वैल्यूएशन हमेशा b विभाजक से छोटी होती है। क्लियर? तो r बराबर जब 0 रखूँगा तो a बराबर मेरा क्या आएगा 6q प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा 6q। अब नोटिस कीजिए, अगर q मेरा कोई पूर्णांक अगर है, मैं 1 लूँ q का मान, तो क्या आएगा 6। अगर q का मान 2 लूँ तब भी क्या आएगा 12। अगर 3 लूँ तो क्या आएगा 18। क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी पूर्णांक से सम संख्या का गुणा कर दें, 6 क्या है सम संख्या, 2 4 6 8 क्या होते हैं सम संख्या। अगर कोई भी पूर्णांक, चाहे वो सम हो, विषम हो, प्लस का हो, माइनस का हो, कोई जरूरी नहीं है, अगर उससे किसी भी सम संख्या का गुणा कर दें तो वापस बनने वाली संख्या क्या होती है बेटा, सम संख्या होती है। इसका मतलब 6q ये एक रूप हो गया, किसी पूर्णांक का रूप हो गया। और इस पूर्णांक को जब मैंने प्रूफ करा तो जितने भी ये 6q है वो सारे कैसे आ रहे हैं, सम या विषम। सर 6q में मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, कुछ भी रख दूं तो वापस जो संख्या आएगी, मतलब 6q का जो पूरा मान होगा क्या होगा, सम संख्या। तो लिख देते हैं जो कि सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब r का मान 1 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, 1 लेते हैं, r बराबर 1 पर। जब मैं r बराबर 1 रखूंगा तो a बराबर 6q प्लस 1। समझा देता हूं, देखो वही तरीका, 6 इंटू 1 लिया मैंने, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 6 एकम 6 और 1 कितना आएगा 7 आएगा। ये मेरा 6q प्लस 1 का रूप है। ठीक है, अगर मैं सम संख्या लूँ 2 लूँ और इसमें 1 जोड़ दूँ तो 6 दूनी 12 और 1 कितना आएगा 13। अगर मैं इसका मान 3 लूँ फिर 1 जोड़ूँ तो 6 3 18 और 1 क्या आएगा 19। अगर मैं इसका 4 लूँ फिर 1 जोड़ूँ तो 6 चौक 24 और 1 क्या आएगा 25। क्या देख रहे हैं कि अगर q के मान आप कैसा भी लेवें, चाहे सम संख्या लेवें चाहे विषम संख्या लेवें, उसको सम संख्या से गुणा करके वापस विषम संख्या जोड़ दें तो आने वाली जो भी विषम संख्या होगी वो कैसी होगी, विषम ही होगी। मतलब 6q प्लस 1 एक क्या है, विषम का रूप है। ये क्या है, एक विषम संख्या का रूप है। आया समझ में या नहीं आया? जो कि क्या होगी, विषम पूर्णांक होगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 5 तक रखेंगे मान। अब समझ में आ चुका होगा आपको, मैं बार बार आपको रख के नहीं बताऊंगा। a बराबर 6q प्लस 2 रखूँगा, विषम जोड़ते हैं तो विषम बनेगा, सम जोड़ते हैं तो सम बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या आ जाएगा, जो कि सम पूर्णांक है। और r बराबर 3 रखूँ तो a बराबर 6q प्लस 3, विषम जुड़ते ही क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक है। और r बराबर 4 रखूँ तो क्या आ जाएगा, सम संख्या जुड़ रही है तो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और r बराबर लास्ट अपन को रखना है 5, तो a बराबर क्या आ जाएगा, विषम जुड़ रहा है वापस तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या देखा आपने कि अगर सम संख्या जुड़ रही है 6q में तो सम संख्या मिलेगी, और 6q में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या वापस मिलती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए। विषम पूर्णांक तो कैसा होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। और सम पूर्णांक कैसा होगा, 6q, ठीक है, ये भी अपने 0 रख के प्रूफ करा, 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 रूप का होता है कौन, सम पूर्णांक। और विषम कैसा होता है, 6q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 बढ़ता रहता है, इस रूप का होता है। प्रूफ करके बता दिया। इसका मतलब नीचे लिखना है, अतः आप लिख देंगे ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आप लिख देंगे बेटा, ठीक है, थोड़ा ये आप लिखेंगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाँ तो बेटा दूसरे क्वेश्चन तक आपको समझ में आया। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की, जो मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर वापस आप पूछेंगे, कुछ नहीं है। तीसरे में तो मुझे एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से। चौथा पांचवा मुझे वर्ग और घन प्रूफ करके बताना है। तो मैं आपको उम्मीद है मुझे कि ये समझ में अगर आ गया, सेम यही प्रोसेस होगा चौथे पांचवे में। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं 101% गारंटी लूंगा कि चौथा पांचवा भी मेरा लिखा हुआ ही आपको समझ में आ जाएगा, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं, बहुत मजा आएगा, पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, ओके।